नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप नेता नगरी में आपने बयान सुने, बयान के बाद अब बारी है जवाबदेही की, जहां पर आप जनता जनार्दन के सवाल और हमारे हिस्से के जवाबदेही में पहला सवाल ओमकार दटपे का। मुझे पता नहीं क्यों ये नाम देख के लग रहा कि ये खूब सवाल पूछते हैं। What is the need of using money made by raising taxes on petrol, diesel and construct a new parliament? If we look around the world, there are parliament buildings which are many centuries old. बात चल रही We disagree on this. हाँ, जी बीच में बात चल रही थी जब कैमरा थोड़ी देर पहले बंद था। मैं यही कह रहा था, जैसे पेट्रोल डीजल तो चलो वो होता रहता है, छोड़िए, नई बिल्डिंग की जरूरत। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है पार्लियामेंट, और सेंट्रल विस्टा का जो आइडिया है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस वाला आर्गुमेंट है, मैं उसमें एग्री कर जा रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज में बैठने को जगह नहीं है, हमारी कुछ मिनिस्ट्रीज बिखरे हुए हैं, आप उनको बनाइए। द्वारका में हो भी रहा है, लेकिन पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट दोबारा आपको क्यों लग रही है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। स्पेशली एक ऐसे समय में जब पैंडेमिक की वजह से आपके पास धन की बड़ी कमी है, संसाधनों की बड़ी कमी है। अरे निर्माण कार्य होगा तो रोजगार सृजित होंगे ना। ये कोई 1775 थोड़ी है कि वहां यहाँ मतलब महल बना के और दिस इज व्हाट यू वांट कि अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और उसके जरिए रोजगार हो। हम ही ने कल लल्लन टॉप शो में बताया कि 9000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज जो बार बार ये बात कही जा रही है, ये गैर जरूरी है। मुझे ये बताइए, आज से 100 साल पहले जब ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग कमीशन हुई और उसके बाद बननी शुरू हुई, तब की जो जरूरतें थी, चाहे वो संख्या बल के लिहाज से हो, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो। आज हम जब भी सिक्योरिटी ड्रिल देखते हैं, कभी हम गैस अटैक के लिए तैयारी करते हैं, कभी हम न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी करते हैं। कल ही हमने दुनियादारी में डूम्सडे प्लानिंग किया है। जी हाँ। इसके बारे में विस्तार से बात की कि अमेरिका और रशिया के पास ऐसे 4-4 प्लेन है कि अभी अगर कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो पूरी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो एक प्लेन पे सवार होकर ऊपर से युद्ध संचालित कर सकते हैं। तो इस तरह की चुनौतियों को देखते हुए और जो 2026 में परिसीमन होना है, जिसके बाद ये अवश्यंभावी माना जा रहा है, 25-25 लाख तक पॉपुलेशन हो गई है, तो उन सब जरूरतों को देखते हुए अगर एक नया भवन बनता है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं जहां जरूरत है वहां बनाइए ना। नए भवन से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना नई पार्लियामेंट से क्या दिक्कत? मुझे नई पार्लियामेंट से दिक्कत है कि पार्लियामेंट है, ऐसा कौन सा पीठ सटा के हमारे सांसद बैठ रहे हैं कि उनकी कोहनी एक दूसरे से छू जा रही है जैसे ऑफिस में बैठते हैं। ये नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मैं उस चीज को समझने को तैयार हूं जहां पे आपके पास एक सॉलिड आर्गुमेंट है। ये नेशनल सिक्योरिटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट कितनी पुरानी है। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा स्पेस क्रंच की भी बात बार बार की जा रही है। स्पेस क्रंच तो मैं खैर ये राइडर है, मैं जो सारी बातें कह रहा हूं, मैं कभी पार्लियामेंट के अंदर नहीं गया हूं, ठीक है। वो काम आएगा ये ट्रोल्स के। लेकिन जितना मैंने उसको तस्वीरों में देखा है और जितना आपको कैमरे पर नजर आता है, उसमें जगह की ऐसी कमी लगती नहीं कि उसमें मतलब 20 आदमी 50 आदमी और नहीं बैठ सके। जॉइंट सिटिंग की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल हॉल में वो हो जा रही है अभी भी, ठीक है। जो इनका ये है कि नहीं, हमको जॉइंट सिटिंग के लिए एक बड़ा, क्योंकि उसमें लोकसभा बड़ी होगी। कोई ऐसा थोड़ी ना कि पुरानी बिल्डिंग को सिरे से खत्म कर रहे हैं, वो एक म्यूजियम में तब्दील हो जाएगा। वही तो काहे। अच्छा एक बात बताइए मुझे, आपको क्या लगता है आज से 200 साल बाद जरूरत होगी, 500 साल बाद होगी? जब ये होगी कब कैसे तय होगा? ये 2026 में आपकी सीटें बदलनी है, अगर 2022 में उसका उद्घाटन हो जाता है तो क्या समस्या है? मुझे पर्सनली कोई समस्या नहीं है उन सारी चीजों से जिसकी आप जरूरत एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। ये एक बहुत लेम एक्सक्यूज है कि आपको रोजगार दे रहे हैं 9000 लोगों को, ठीक है। ये बिल्कुल वैसी बात है कि साहब देश में पीने का पानी नहीं, आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इस तरह का आर्ग्यूमेंट दिया जाता है ना, बिल्कुल उसमें भी तो अगर आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ जाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि अभी हर ग्रामीण संपर्क मार्ग नहीं बना, इसलिए दिल्ली मेट्रो बनाने की क्या जरूरत है। ये उस तरीके के उसमें चला जाता है कि कितना मॉन्यूमेंटल। ये वही बात है। फिर दिल्ली मेट्रो और बुलेट ट्रेन में भी यूटिलिटी वाला फर्क है सौरभ जी, ठीक है। दिल्ली मेट्रो की यूटिलिटी आप देखिए, वो आम जनों के काम आने वाली चीज है। बुलेट ट्रेन किसके इस्तेमाल में आएगी वो हम बेहतर जानते हैं, ठीक है। अभी उसके लिए अच्छा सीटीसी चाहिए होगा, तब बैठिएगा। एक बढ़िया इकोनॉमिक एक्टिविटी और मोबिलिटी शुरू नहीं होगी। बहुत कम हम लोग मोबिलिटी फैक्टर पे बहुत बात करते हैं इकोनॉमी में, चाहे वो अमेरिका के हाईवेज हो, चाहे वो कोरिया या जापान की बात करें। मोबिलिटी, आप फ्रेट कॉरिडोर क्रिएट कर रहे हैं,
चीजें DFC जितनी अच्छा तेजी प्रोजेक्ट से- है, हाँ? DFC बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट है जो ये बना रहे हैं, ADFC WFC वो अभी 2 साल में चालू हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी, आई नो देयर आर आर्किटेक्ट्स एंड वेरियस स्टेक होल्डर्स हु हैव रिजर्वेशन, पर इसमें देखिए, इसमें मैं आपको एक पॉलिटिकल एंगल भी बता देता हूं, ये डिबेट हम आगे भी करते रहेंगे। इतिहास निर्माताओं को याद रखता है। हम अशोक को याद रखते हैं क्योंकि कुछ प्रस्तर खंडों पर अशोक की स्तुति लिखी गई। आप यहाँ से आगरा जाइए तो आप एक्सप्रेसवे से गुजरते हैं तो आपको यार मायावती के ज़माने में बना था। फिर आप ताजमहल पहुँचते हैं तो आप कहते हैं शाहजहाँ के ज़माने में बना। आप अभी हम लोग बड़े उत्साहित हैं, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, बुंदेलखंड से हूँ, तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि यार अभी मुझे घर पहुँचने में 6-6.5 घंटे लगते हैं, एक बार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाए, जो हमें लग रहा है कि 2022 तक हो जाएगा, तो 4.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो चाहे रोड की बात हो, नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं तो उन्होंने कब महात्मा मंदिर बनवाना शुरू किया था? पहले टेन्योर के खत्म होते ही लॉक हो गई थी चीजें, दूसरे टेन्योर में उसका उद्घाटन हो गया था कि अगर मुझे सही याद आ रहा है महात्मा मंदिर की एक नया सेक्रेटरीट होगा, नई जरूरत होगी। तो इस हिसाब से भी उनको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इस चीज का। और बाकी मिनिस्ट्री वाइज कन्वीनियंस की बात तो आपने की है। हालांकि एक प्रस्ताव जिस पर मैं पहले भी आपसे चर्चा कर रहा था, क्या ही बेहतर होता कि कुछ नई बिल्डिंग्स बनाने के बजाय नोएडा और आगरा के बीच की जो जमीन है वहां पर एक नई राजधानी बसे। वो होगा, लेकिन सारी कॉलोनियल हैंगओवर से मुक्त होगा। होकर एक तरफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरी तरफ आगरा एयरपोर्ट, बीच की शस्य श्यामला धरती, बढ़िया कनेक्टिविटी, बड़ा बड़ा ये नया रायपुर बन रहा है, अमरावती बन रहा है, वैसी नई राजधानी अभी बसे। ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ नेता नगरी में कही जा सकती है, ये अभी बहुत आगे जाने के बाद में होगा। अगर ऐसा ही भविष्य हो, दृष्टाओं को सराहती है। चलिए, ये Q&A बहुत लंबा हो गया, हम लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विस्तार से बात करेंगे। अगला सवाल राजेश मिश्रा का है, फार्म प्रोटेस्ट को इमोटिव व्यूज इज डिस्कस्ड ऑन इमोटिव व्यूज, इस पे फैक्चुअल ग्राउंड्स पे, गवर्नमेंट की इनेबिलिटी पे और MSP, इन सब चीजों पर बात करनी चाहिए। तो हमने भी ये बिल्कुल जिक्र नेता किया है। नगरी के तमाम जी, एपिसोड्स कि में factually एग्जैक्टली यही खूब हो बात हो और रिफॉर्म्स पर भी बात हो कि कैसे बदलेगी स्थिति। चाहे वो हमने स्वामीनाथन कमेटी, शांता कुमार कमेटी, कई कमेटियों की बात की। आई एग्री विद यू। केशु मालवी कह रहे हैं, सौरभ सर, आई वांट टू नो हाउ यू डेवलप रीडिंग हैबिट्स एंड हाउ टू गेट स्टार्टेड विद एनी बुक। IMC मेरे प्रोफेसर थे, अभी भी हैं, आनंद प्रधान। वो कहते थे, बड़ी सिंपल सी लाइन थी निखिल, पर बड़ी मार्के की, पढ़ना पढ़ने से आता है। वो और किसी युक्ति से नहीं आता कि मैं ये कर लूंगा तो पढ़ लूंगा। जितना पढ़ोगे उतना ही पढ़ने की आदत बनेगी। अभी भी देखिए, मैं रिकमेंडेशन के लिए कई किताबें लाया हूं और मुझे ये लगता है कि आपके सिरहाने पानी की बोतल और एक किताब हमेशा होनी चाहिए, अनिवार्य रूप से। जो भवानी भाई की कविता है कि जहां से जागे हो उससे कुछ कदम आगे बढ़ के सो, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए कि मैं 5 पन्ने पढ़ूंगा, मैं 10 पन्ने पढ़ूंगा, 20 पन्ने पढ़ूंगा। तो और अपनी रुचि के इर्द गिर्द किताबें उठाइए। जैसे रुचि का भोजन हम ज्यादा खा जाते हैं। हम कोई कहे कि साहब हमको शाहरुख खान या ऋतिक रोशन पसंद है या अक्षय कुमार पसंद है, तो आप आंखों में नींद भरी हो फिर भी जागते रहते हो, यार ये तो मेरा फेवरेट है। VCR आता था, हम जो 9 बजे झप सो जाने वाले आदमी VCR VCD के जमाने में कैसे रात रात भर जागते रहे, यार किराए का आया, सुबह चला जाएगा, एक फिल्म और निपटा लेते हैं, सो तो कल भी लेंगे, ये होता था ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि पढ़ के पढ़ना लाया जाए। वैसे केशु जी, आपको मतलब ये बाकी लोगों के लिए करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप संपादक हो जाते हैं ना किसी वेबसाइट के, तब आपको किताबें आती भी बहुत हैं। तो पैसा भी, संपादक होने से कोई संबंध नहीं है इसका, नहीं पढ़ते हैं, बुक मतलब लवर मैं होने उससे से संबंध disagree नहीं नहीं कि कर आप रहा। जब किताबों पे प्रोग्राम करते हैं तो पब्लिशर आपको किताबें भेजते हैं। हाँ, अच्छा, इसमें देखिए, ये निखिल जी गैप में धकेल के रन लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप संपादक हो जाते हैं तब आपके पास ये एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि संपादकीय भी करिए और किताबें भी पढ़िए, क्योंकि संपादक के निकम्मे राइटर प्रोड्यूसर किताबें कम पढ़ते हैं। ये हमारा बड़ा रोल है लल्लन टॉप में कि हमारे साथी धड़ाधड़ किताबें नहीं गिराते हैं। चलिए, वरुण चतुर्वेदी का अगला सवाल है, कुड यू रिकमेंड एनी बुक ऑन मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स इलेक्टोरल स्ट्रेटजी गिवन निखिल इज फ्रॉम MP, मे बी ही कुड गिव हिज इनपुट। वरुण, आपका सवाल नोट कर लिया गया है। ये मेरी गलती है कि मैंने आपका सवाल आने के बाद तैयारी नहीं की। मुझे 1 हफ्ता दीजिए, अगले एपिसोड में मैं आपको एक पूरी लिस्ट शेयर करता हूँ। मे आई ऐड टू दिस? हाँ, कीजिए जी। एक तो इस निकम्मे के साथ मेरी भी ये शिकायत है कि ये मतलब मैं न्यूज रूम में अक्सर कहता हूं कि इफ आई फाइंड समबडी इन लल्लन टॉप न्यूज रूम हु इज अ बेटर एंकर,
and who is more articulate than me, then it's Nikhil. Probably that is the reason he is part of Neta Nagari and I'm glad about it. ये तुम्हारी तारीफ थी, इस पे तुम्हें ब्लश करना था। अब मैं देख रहा था कि भाई थोड़ा awkward भी फील कर रहा था। अच्छा, दूसरी चीज, आपने एमपी पे बुक्स की बात की। माय रिकमेंडेशन इज कि आपको शुरुआत करनी चाहिए डीपी मिश्रा, who is called the Chanakya of Indian politics, the fellow who established Indira Gandhi along with PN Aksar, DP Dhar and Kao साहब। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आपको वो पढ़नी चाहिए। अर्जुन सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये दो बड़े कद्दावर नेता हुए हैं जो वहां से आए हैं। इसके अलावा आप लल्लन टॉप की मुख्यमंत्री सीरीज जरूर देखिए मध्य प्रदेश पर, जिसमें हमने सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में विस्तार से वेबसाइट पर लिखा भी है और वीडियोस में आपको उनके सियासी किस्से नजर आएंगे। इसके अलावा एक दीपक तिवारी की किताब है, दीपक तिवारी की मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पे किताब है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे हैं, उनकी किताबें पढ़िए। और ब्रजेश राजपूत टीवी रिपोर्टर हैं, आप उनकी किताबें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफी एनेक्डोट्स मिलते हैं फॉर द बिगिनर्स। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं ओमकार कुड़चे सॉरी, ये आपसे सवाल है कि राम मनोहर लोहिया जी को व्यक्ति, कार्य और उनके विचारों को समझने के लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए? लोहिया ग्रंथावली 6-7 खंडों में है, मस्तराम कपूर ने इसको एडिट किया है। इसमें लोहिया के सारे विचार, सारे भाषण हैं, संसद में दिए गए, संसद के बाहर दिए गए, उसको पढ़ें। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया पर अलग अलग किताबें प्रकाशित हुई हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। इंदुमती केलकर और ऐसे कई शख्सियतों ने लिखी हैं, पर लोहिया ग्रंथावली जरूर पढ़नी चाहिए। अगला सवाल अमन त्रिपाठी का है। वो पूछ रहे हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री वन वे कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं? क्या मोदी काल में भारत की पॉलिटिकल पावर का सेंट्रलाइजेशन हो गया है इन सम वे लाइक डिक्टेटरशिप? आई विल नॉट यूज द टर्म डिक्टेटरशिप। भारत में डिक्टेटरशिप नहीं है, भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, उस चुनाव में सब लोग अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से जाते हैं। जहां तक वन वे कम्युनिकेशन की बात है, यस, नरेंद्र मोदी पर ये इल्ज़ाम लगता है और कई बार दुरुस्त भी लगता है कि जितने संवाद की ज़रूरत है अपने पॉलिटिकल अपोनेंट से, उतना संवाद नहीं होता है। हमने फार्म प्रोटेस्ट के क्रम में ये बात चर्चा भी की थी। और अमन, आप पॉल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो होती हैं उसमें कैसे आपको कैटेगराइज करते हैं। हिंदुस्तान में जो आप देख रहे हैं वो फिलहाल डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब अकेडमिया भी ये इसमें एग्री करता है। लेकिन कई लोगों की ये शिकायत है कि हम अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जा रहे हैं, तो आपको उस बारे में पढ़ना चाहिए, तब हो सकता है कि आप ठीक। हाँ, क्योंकि टर्म्स में फर्क भी है, काफी फर्क है, काफी फर्क है। डिक्टेटरशिप साइंस पढ़ी है? हाँ, मेरा उसी की पढ़ाई थी जामिया में। जामिया में आपने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। एक जामिया वाला, एक जेएनयू वाला। बस। वर्षा का सवाल है अगला, एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि हमारी ये शिकायत रहती है कि जो हमारी महिला दर्शक है, जो कि बहुत हैं, वो इतना प्रखरता से सवाल क्यों नहीं पूछती। आने वाले लोकसभा के लिए हमारे पास कोई विकल्प है क्या? बीजेपी के अलावा इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी को कोई रिप्लेस कर सकता है क्या? क्योंकि मुझे कोई दिख नहीं रहा। वर्षा, जो आपका सवाल है वो पॉलिटिकल सर्कल्स में खूब पूछा जाता है। आज की तारीख में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा विकल्प नजर नहीं आता है इलेक्टोरली जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके। लेकिन सियासत में एक दिन, एक महीना, एक बरस एक लंबा वक्त होता है और अभी तो कई बरस बाकी हैं। और सियासत में हमेशा ये कहा जाता है कि किसी भी तरह की भविष्यवाणी करने से बचना चाहिए और वो पत्रकारों का काम भी नहीं है। अंकित शर्मा का सवाल है कि मोदी के बाद बीजेपी के पास विकल्प क्या है? पीएम के लिए अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में से कौन ज्यादा मजबूत दावेदार है? दोनों के अपने अपने प्लस माइनस हैं। अमित शाह की संगठन पर बड़ी ग्रिप है और एक मंत्री के तौर पर अभी उनकी रेपो बिल्ड हो रही है आर्टिकल 370 और इन सब चीज़ों से, जैसी वो बिल्ड करना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैचोइज्म, नेशनलिज्म, हिंदुइज्म का एक ट्रोइका बन के। योगी आदित्यनाथ उसी प्लैंक पर और मजबूती से खड़े हैं कि वो एक सख्त एडमिनिस्ट्रेटर प्लस हिंदू हृदय सम्राट टाइप से, जैसे नरेंद्र मोदी ने किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट की छवि तक सीमित नहीं रहे थे। उसके बाद उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात और एक प्रो इंडस्ट्री सीईओ टाइप की छवि भी बनाने की कोशिश की थी। तो इट्स अ लॉन्ग वे। और बीजेपी में ये हमेशा से रहा है कि संगठन और सत्ता, मतलब एक आदमी पार्लियामेंट संभालता है और एक आदमी संगठन संभालता है। और जब दोनों आदमी सत्ता में आए थे तो संगठन कमजोर हो गया था, जब अटल आडवाणी दोनों सत्ता का हिस्सा बन गए थे। सो इट्स टू अर्ली टू कॉल अभी कि योगी वोट कैचिंग एबिलिटी में कई लोग कहते हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ भारी पड़े। जोड़ना चाह रहा था सौरभ, विद योर परमिशन, कि योगी आदित्यनाथ, मतलब अपरिपक्व लगेगा सुनने में कि योगी आदित्यनाथ को एक इमेज मेकओवर अगर मिल जाए ना, तो उनके पास वो सेलिब्रिटी तो है उनके पास, इसीलिए उनको अलग अलग राज्यों में भेजा हाँ, ये कम होता है कि मतलब कहीं का सीएम आके कहीं रैली कर रहा है और लोग आ रहा है। नहीं, देखिए इसमें क्या है, क्यूरियोसिटी है, एक पोलराइजिंग कैपेसिटी है। लेकिन भारत में आप
सिर्फ उस पे नहीं, पोलराइजिंग उस पे Correct. नहीं जी सकते। इसलिए प्लस मैं एक इमेज मेकओवर की बात कर रहा हूं कि जैसे योगी, अब इस बात के लिए तारीफ होनी चाहिए, कम करते हैं हम तो लोग टोकते हैं कि एक्सप्रेसवेज जो अखिलेश के टाइम पे मोमेंटम था वो योगी ने बरकरार रखा है, बढ़ा दिया है और बढ़िया सड़कें बन रही हैं। अभी एक उद्घाटन हुआ है मेरे ख्याल इलाहाबाद बनारस। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था। मैं उरई जालौन से आता हूं। उरई से जब आप कानपुर से झांसी जाते हैं तो बीच में एक कस्बा पड़ता है जो बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कालपी में नेशनल हाईवे नहीं बन पा रहा था, एक फ्लाईओवर की जरूरत थी, बरसों से काम अटका था। गडकरी जी और उनके पहले के तमाम जी, कमलनाथ जी सब परेशान थे क्योंकि वहां पे एक मजार थी और एक मंदिर था। हमारे यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डॉक्टर मन्नान अख्तर, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के अपॉइंट किए हुए, लोगों को बड़ा अचरज लगता है, ठीक, उनको फ्री हैंड दिया गया। उन्होंने मंदिर के लोगों को स्पष्ट बुला के कहा कि मूर्ति सुरक्षित हटाई जाएगी, आप सड़क से इतर कर लें स्थापना, और मजार वाले लोगों को भी स्पष्ट कहा। उसमें तमाम लोगों ने जाके मुख्यमंत्री से भी शिकायत की, बीजेपी के भी लोगों ने की, मुख्यमंत्री ने भी नहीं सुनी, ठीक है, उनको फ्री हैंड दिया गया। एक पॉलिटिशियन है, एक ब्यूरोक्रेट को एक टास्क देता है और फ्री हैंड देता है, ठीक, मंदिर भी हटा, मजार भी हटी, बिना किसी कम्युनल टेंशन के हटी, और वो फ्लाईओवर अब जाके कंप्लीट हो रहा है और इस पे एनएचएआई भी बहुत खुश है, परसों से अटका है, तो गडकरी ने भी एक्नॉलेज किया। दिस इज पॉलिटिक्स वेयर यू गिव पॉलिटिकल बैकिंग, योर ब्यूरोक्रेट्स डिलीवर, और जो एक फ्रिंज पॉलिटिकल प्रेशर आता है उसको आप निगेट करते हैं। इनफैक्ट अभी मैं पिछले दिनों एक बड़े नेता से बात कर रहा था जो विपक्षी खेमे के हैं, तो उन्होंने भी ये बात कही कि यार हम लोग चेक कर रहे थे कि यूपी में क्या प्रॉब्लम एरियाज हैं, हम कहाँ घेर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात कही कि सड़क के मामले में जो इंटरनल सड़कें हैं, जो ग्रामीण संपर्क मार्ग हैं और जो जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग, वहां पे काम हुआ है। तो पॉलिटिकल, लेकिन योगी आदित्यनाथ की वो छवि, जैसे हम यहीं प्रदीप छिब्बर से बात कर रहे थे जब उन्होंने इंडिया टुमारो के लिए इंटरव्यू किए, तो उसमें स्मृति ईरानी ने बात की, पूनम महाजन ने बात की, ओवैसी ने बात की, योगी आदित्यनाथ ने बात नहीं की। व्हेन यू टॉक टू दीज पीपल ऑन दीज फोरम्स, तो आपकी वो इमेज चेंज होती है, क्योंकि आप सिर्फ भगवादारी की इमेज तक या एक उस तक महदूद नहीं, आप अपने डेवलपमेंट मॉडल के बारे में भी बात करना चाहते हो बेहतर शब्दों में। अब मेरा फोन बंद हो गया, आपको आगे का क्वेश्चन कुछ चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे का सवाल आखिरी सवाल ले लेते हैं। आखिरी सवाल है ये हमारी लिस्ट में भी, आरवी राहुल का है। वो कह रहे हैं कि राजस्थान के एमपी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का आप क्या भविष्य देखते हैं? इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिएगा, त्रिभुवन जी के साथ बात हुई है सौरभ जी, उसमें भविष्य है, युवा है, दूसरी बार के सांसद हैं, सांगठनिक जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, और इफ ही प्लेज हिज कार्ड्स वेल then definitely he has future। देखिए, राजस्थान बीजेपी की योजनाओं के लिए शुरुआत से महत्वपूर्ण रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जब सिंध से, कराची से आते हैं, तो उनको जो पहली राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाती है वो विस्तारक और प्रचारक की है राजस्थान में। वहां से वो 1957 में यहां पर आते हैं और वाजपेयी साहब के जो सांसद बन गए थे बलरामपुर से, उनके सहायक बनते हैं। बीजेपी के लिए राजस्थान तब से महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो इसीलिए आप देखिए 77 में जब जनता पार्टी के साथ इनका समझौता होता है तो ये यूपी बिहार छोड़ते हैं, हिमाचल, दिल्ली, एमपी और राजस्थान लेते हैं। 90 में जब इनकी ये चुनाव लड़ते हैं, जब ये राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को समर्थन दे रहे हैं, तो जिन 4 राज्यों में इनकी सरकार बनती है, तो 2 में जनता दल के सहयोग से बनती है, एक जगह चिमन भाई मुख्यमंत्री बनते जनता दल के, भैरव सिंह शेखावत जब दूसरी दफा सीएम बनते हैं तो जनता दल के सहयोग से बनते हैं। तो राजस्थान इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इनकी ये कोशिश है कि जैसे गुजरात इनका एक मजबूत गढ़ हो गया, एमपी मजबूत गढ़ है, वैसे ही राजस्थान ऐसा ना हो कि हर 5 साल में ये गंवाए। तो ये उस तरह का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, और उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ राज्यवर्धन राठौड़ के लिए भी जगह रहेगी। अब मेरे ख्याल से आगे बढ़ा जाए, लंबा हो गया प्रश्नकाल। बिल्कुल, और अब फुर्सत की सलाह की बारी है, और उसके बाद हम कंक्लूड करेंगे इस एपिसोड को। लोग पूछ रहे होंगे यार आज कितना देखना पड़ेगा। आज खुलकर बात हुई है। क्या है? अच्छा, पहले मैं दे देता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ। आप मैंने शुरुआत में शरद पवार के किस्से का जिक्र किया। माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया, आरडी प्रधान ब्यूरोक्रेट रहे हैं, उनकी ये किताब है और इसमें तमाम दिलचस्प किस्से हैं। जो मैकियावेलियन पॉलिटिक्स होती है, जो इटली का वो महान विचारक था जिसका अक्सर जिक्र होता है, उस पॉलिटिक्स को, इंडिया की जो सेंट्रल पॉलिटिक्स है, उस इनर व्हील्स उसके कैसे घूमते हैं, कई आपको अंदरूनी चीज़ें, क्योंकि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में भी काम किया और फिर पॉलिटिकल सर्कल में भी अलग अलग लोगों के लिए काम किया। तो ये बहुत ही दिलचस्प रीड है, इसको हे हाउस ने पब्लिश किया है, माई ईयर्स विद राजीव एंड सोनिया।
काफ़ी आपको इंसाइट देते हैं। दूसरी किताब जो मैं आज रेकमेंड करूंगा वो है अनुपम खेर की किताब योर बेस्ट डे इज टुडे, और इत्तेफाक है कि ये भी हे हाउस से पब्लिश है। आई जस्ट रियलाइज कोरोना काल में हम लोगों को बहुत सारी दुश्वारियां आई, उन सब के बारे में विस्तार से उदाहरण दे के बात कही है। इट्स अ गुड क्विक रीड। और अनुपम खेर की जो मदर हैं दुलारी, जिनको हम सब दुलारी आंटी कहते हैं, शी इज़ वेरी पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं अक्सर लोगों से कहता था कि अगर आपको किसी भी किस्म की एंजाइटी और डिप्रेशन हो रहा है तो या तो दिलजीत दोसांझ के कुकिंग वाले वीडियो देखिए या फिर दुलारी आंटी के वीडियो देखिए। शी इज सो फुल ऑफ लाइफ। अनुपम खेर उनसे पूछते हैं कैमरे पे कि हाँ जी दुलारी क्या ख्याल है, क्या हाल है, तो वो कहती बस तेरा ही ख्याल है। इतनी प्यारी आंटी हैं। एंड जब उनको कोरोना हो गया था, अभी शी इज टोटली फाइन एंड हेल्दी, तो मैंने खेर साहब को मैसेज भी भेजा कि आपके लिए वो मदर हैं, ऑफ कोर्स यू आर वेरी इमोशनली कनेक्ट, पर हम सब उनके बृहत्तर परिवार का हिस्सा हैं। वो कुछ खा रहे हैं, हाँ भाई आज क्या खा रहे हो, ये तुम्हारी बहू तुम्हारी सेवा करती है कि नहीं, जो राजू खेर उनके भाई उनकी पत्नी, ऐसे बहुत सारे चुटीले। तो उनकी ये किताब है और ये पढ़ी जानी चाहिए। मेरा अपना रिजर्वेशन रहता है बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स और इन सब को लेके, बट आई फाउंड इट गुड। मतलब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं तो आप कुछ चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं। तीसरी किताब, सॉरी टू मैनी बुक्स, तीसरी किताब है स्निग्धेंदु भट्टाचार्य की जो सेफ्रन राइज इन बंगाल इस पर बेस्ड है, और वो किताब भी एक इंटरेस्टिंग रीड है। सो दैट इज माय रिकमेंडेशन नंबर 3। रिकमेंडेशन नंबर 4, एक मैंने फिल्म देखी, इट्स अ क्विक फिल्म, 1.25 घंटे की फिल्म है मोसुल। तो मुझे जो सेंट्रल एशिया है और मिडिल ईस्ट है वो बहुत प्रभावित कर, बहुत दुभाता है एक ऑब्जर्वर के तौर पे। तो वहां से जुड़ी कोई भी किताबें हो, जैसे एक मैं ब्लैक फ्लैग्स करके किताब बहुत रिकमेंड करता हूँ, आइसिस के राइज पे उसको पुलित्जर प्राइज भी मिला था नॉन फिक्शन कैटेगरी में, बुक कैटेगरी में, वो हो, या और अलग अलग सीरीज आती हैं। होमलैंड के काफ़ी एपिसोड उस जमी के इर्द गिर्द रहे। तो मोसुल वैसी एक फिल्म है, इट कैन बी वॉच्ड। हालांकि मैंने अभी एक और सीरीज देखनी शुरू की ब्लैक क्रोज करके, अच्छा। वो आइसिस के ऊपर है, लेकिन फिर मैंने उसकी IMDb रेटिंग 5.5 के लगभग देखी तो मैं रुक गया। मैं जल्दी जल्दी नई सीरीज शुरू नहीं करता हूँ क्योंकि वो फिर आपके साथ चिपक जाती है जब तक आप, और फिर टाइम लेता है वो, और फिर सुबह आप लेट आते हो ऑफिस और फिर हॉके जाते हो। तो मेरे तरफ से सलाह ये है कि मैं स्क्रीन टाइम वाला आदमी हूँ, पुराने चीज़ें भी देख लेता हूँ कभी कभी। मार्च 2009 में स्पेशल सेट 10 करके सोनी ने एक सीरीज निकाली थी। स्पेशल सेट 10। स्पेशल सेट 10, हाँ जी, सोनी टीवी जो हम घर में देखते हैं रिमोट वाला, उसमें आता था और हफ्ते भर वो चलता था, और उसमें हर हफ्ते मतलब हर रोज अलग अलग। तो उसमें से मुझे शक बड़ा पसंद है, हर कदम पे शक उसका नाम था। मुकुल अभ्यंकर ने उसको बनाया था, लेकिन महेश मांजरेकर ने उनको मेंटर किया था, वो प्रेजेंटर थे उसके। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहा। अब वो उस अपने टाइम के लिए, अब ये नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम आ गया ना, तो अब थोड़ी सी लिटरेसी अलग है, हम दूसरे तरह की कहानियां पसंद करते हैं। लेकिन जो वो वाला टाइम था ना, डीडी से हम ऑथर ड्रिवन, हाँ मतलब जब हमने मतलब केबल अब सबके घर में आ गया था और वो डीडी पीछे छूट रहा था, उस टाइम के बहुत बढ़िया थ्रिलर है। एक मर्डर होता है कसौली में और एक CBI अफसर जाता है वहां जांच इंटरेस्टिंग। हाँ, और मतलब जैसे CBI का आज नाम खराब हो गया ना एक तरह से, तो वैसा उस टाइम नहीं था। वो मतलब बड़ा ऐसा अपने काम पे फोकस, जो उसका काम है उसी पर फोकस्ड अफसर है, और उसके अनुभव कैसे होते हैं वहां पे। उसको एक मर चुकी लड़की से प्यार हो जाता है। ओह, मैंने दिल से कहा ढूंढ ला तो खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। महेश भट्ट की फिल्मों में गाने बड़े सही होते थे। आप ये बोल रहे थे तो मुझे जो हंसल मेहता की चर्चित सीरीज है द स्कैम, उसमें जो रजत कपूर ने CBI ऑफिसर का किरदार किया है, वेरी आई मीन ही इज अ सुपर्ब एक्टर एंड राइटर ऑफ कोर्स, तो वो भी ध्यान आ गया। एंड आई सिंसियरली होप कि कभी कोई मुकम्मल ढंग से CBI का इतिहास लिखे। कुछ एक किताबें आई हैं, लेकिन एक बहुत ही क्रिटिकल होके प्लस माइनस, क्योंकि वो शॉर्ट स्टाफ्ड भी हैं, पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, निज़ाम बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, तो अलाइनमेंट बदल जाती है, और उनको बड़ा हिसाब रखना पड़ता है कि भाई इसकी नौकरी तो क्योंकि मेरे को 30 साल करनी है। और अभी हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में CBI के बड़े तमाशे भी देखे थे, आलोक वर्मा वर्सेस राकेश अस्थाना। तो खत्म किया जाए, नेता नगरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रियाओं से हम बेहतर करने के लिए प्रेरित होते हैं, सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। यहाँ पर संवाद एक तरफा नहीं होता है,
और आज तो हम झगड़े में हैं। हाँ, मतलब लोगों की पुरानी डिमांड पूरी हुई होगी। नहीं, मत विभिन्न होना ही चाहिए। मत ऐक्य भी जरूरी है, मत विभिन्नता भी जरूरी है। नेता नगरी देखते रहिए, लल्लन टॉप देखते रहिए।